हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी आईटी क्लासेस पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस समय जो भर्ती चल रही है 60,244 उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बहुत ही बड़ी भर्ती है। इससे पहले कभी भी इतनी बड़ी भर्ती नहीं हुई थी। तो जिन लोगों को देखिए सरकार ने एज में भी छूट दे रखी है, तो ये जिनकी ओवर एज हो गई थी उनके लिए आखिरी मौका है। और आखिरी मौका ये सभी को समझना चाहिए, क्योंकि भर्ती जल्दी नहीं आती है। 4-5 सालों बाद भर्ती ये आई है। तो आप समझ लीजिए जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं जी जान लगा के तैयारी करिए और अपनी एक सीट पक्की करिए, अपनी एक सीट पक्की करिए। नहीं तो फिर बहुत आप लेट हो जाएंगे और आपको एक सीट भी नहीं मिल पाएगी। तो दोस्तों, आपको पता है सभी लोग तैयारी बहुत जोर शोर से कर रहे हैं, कंपटीशन इतना ज़्यादा है। तो उसको ध्यान में रखते हुए आप अपने दिन रात एक कर दीजिए, खूब मेहनत करिए और आप अपनी एक सीट का चयन करें। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे, जो हमारा टॉपिक चल रहा था, हमने आपको बताया था कि शासन व्यवस्था के बारे में क्या था, केंद्र राज्य संबंध और उसका जो संघात्मक शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था। तो हमने संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं बताई थी और एकात्मक शासन व्यवस्था की भी विशेषताएं बताई थी। संघात्मक व्यवस्था जो थी वो कहाँ थी बताइए? संघ यूएसए की थी और जो एकात्मक थी वो इंग्लैंड की थी। लेकिन इंडिया की भी जो थी वो संघात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत आती थी। हमने आपको बताया था कि संघात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है। संघात्मक शासन व्यवस्था में राज्यों का अस्तित्व होता है, केंद्र राज्य के बीच संबंध होते हैं। लेकिन एकात्मक शासन व्यवस्था में ऐसा नहीं होता है, राज्यों का कोई अस्तित्व नहीं होता है और वहाँ पे सिर्फ केंद्र सरकार, मतलब सिर्फ जो सेंट्रल की होती है या जो मोनार्की होती है उसी को फॉलो किया जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने संघात्मक शासन व्यवस्था के बारे में बताया था और एकात्मक शासन व्यवस्था के बारे में बताया था। तो अब हमारा जो लास्ट टॉपिक बचा था वो स्थानीय सुशासन। क्या था? स्थानीय सुशासन, सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक, तो उसके बारे में हम बात करें। उसके बाद हम परीक्षा वाली का रिवीजन करवाएंगे आप सभी को। जो भी जो साइड में परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं उन पर हम चर्चा कर देंगे। सिर्फ 2-3 दिन लगेंगे, हम रिवीजन करा देंगे। उसके बाद हम अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब जैसे कि बात करते हैं स्थानीय सुशासन की। तो क्या है स्थानीय सुशासन जो है वो राज्य सूची का विषय है। नंबर 1 क्वेश्चन तो यही हो गया। पहला क्वेश्चन क्या हो गया? ये किसका विषय है? राज्य सूची का। ठीक, राज्य सूची का ये विषय कौन सा? स्थानीय सुशासन का। क्लियर। अब इसे स्थानीय सुशासन को तीसरी सरकार या जिला सरकार भी कहा जाता है। कौन कौन सी? इसे तीसरी सरकार भी कहा जाता है स्थानीय सुशासन को, और जिला सरकार भी कहा जाता है। ठीक, अब बात करते हैं कि 1882 की बात है। 1882 की बात है, लॉर्ड रिपन थे उस समय जनरल। लॉर्ड रिपन ने प्रस्ताव पारित किया था स्थानीय सुशासन के लिए। ठीक, लॉर्ड रिपन ने 1882 में। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि सबसे पहले स्थानीय सुशासन के लिए किसने प्रस्ताव रखा था? तो आंसर होगा लॉर्ड रिपन। कब रखा था? 1882 में। कब रखा? 1882 में। ठीक, तो इसमें इन्होंने स्थानीय सुशासन के लिए प्रस्ताव रखा और इसी स्थानीय सुशासन को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसी स्थानीय सुशासन को क्या कहा जाता है? इनका मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्लियर, क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। अब हमने बताया था आपको कि इन्हें ही स्थानीय सुशासन का जनक माना जाता है। इसे ही स्थानीय सुशासन का जनक माना जाता है, ये भी हमने आपको बता दिया। अब बात करते हैं, देखिए स्थानीय समस्याओं का समाधान, इनके कार्य क्या होते हैं? स्थानीय सुशासन जो होती है, जो सेल्फ गवर्नमेंट होती है, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि जो वहाँ जनता के मुद्दे हैं, जो स्थानीय समस्या है उनका समाधान करना। जैसे स्थानीय समस्याओं का समाधान करना, जैसे आपने देखा होगा ग्राम पंचायत में क्या होता है, नाली की समस्या, पानी की समस्या, बाढ़ की समस्या, इन समस्याओं को समाधान के लिए इनका क्या किया जाता है? स्थापना इनकी की जाती है। दूसरा है स्थानीय समस्याओं का समुचित उपयोग करना। किस प्रकार से समस्या का हल करके उनका समुचित उपयोग किया जाए, ये इसका काम होता है। तीसरा है स्थानीय नेतृत्व का विकास, और वहाँ पे जो जैसे प्रधान होते हैं, वहाँ ग्राम पंचायत अधिकारी होते हैं, उनके सहयोग से उन समस्याओं का किस प्रकार से निराकरण करके और अपने ग्राम स्तर का विकास किया जाए, इस पर इनका कार्य करने का जिम्मेदारी होती है। ठीक, अब बात करें नोट पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था? इनके बारे में एक महत्वपूर्ण लाइन लिखी थी। ठीक, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था कि पंचायत जो है लोकतंत्र की एक प्रथम पाठशाला है। पंचायत जो है लोकतंत्र की एक प्रथम पाठशाला है। और गांधी जी ने क्या कहा था?
गांधी जी ने कहा था भारत की आत्मा गांव में बसती है। भारत की आत्मा कहाँ बसती है? गांव में बसती है, ठीक। और यदि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, तो गांव को भी सबसे पहले आत्मनिर्भर बनाए, स्वतः भारत आत्मनिर्भर बन जाएगा। एक किसने कहा था? गांधी जी ने। अब बात करते हैं अनुच्छेद 40 में। ग्राम पंचायतों का उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 40 में। बहुत बार पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों का उल्लेख है। अब इसमें क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन और राज्य की विधानमंडल करती है। जो राज्य विधानमंडल होता है वो क्या करता है? ग्राम पंचायतों का गठन करता है, ठीक। अब बात करते हैं कि मुंशी जी ने की समिति की सिफारिश पर, के मुंशी की अनुशंसा में सिफारिश बनी थी, एक समिति का गठन हुआ था। उन्होंने 1952 में, 19 ये पूछा जा चुका 1952 वाला, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की थी, नंबर 1। दूसरा है तथा 1953 में राष्ट्रीय सविस्तार योजना की भी स्थापना की थी। राष्ट्रीय सविस्तार की भी योजना की स्थापना की थी, ठीक। किसने? के मुंशी जी ने। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं बलवंत राय मेहता जी की। किसकी बात करें? बलवंत राय मेहता जी की। बलवंत राय मेहता जी ने क्या कहा था? बलवंत राय मेहता की जो समिति थी उनकी अनुशंसा पर, बलवंत राय मेहता की समिति की अनुशंसा पर 2 अक्टूबर, कब? 2 अक्टूबर 1959 को, ठीक। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के, नागौर जो डिस्ट्रिक्ट था, वहाँ पे एक बगदारी गांव था। क्या था? बगदरी या बगदारी गांव था। वहाँ से पंडित नेहरू द्वारा पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी या स्थापना की। तो कभी कभी ये गांव पूछेगा, ये तो सबको पता है, राजस्थान के नागौर जनपद से, कब? 2 अक्टूबर 1959। लेकिन नागौर के किस गांव से? तो बगदारी गांव था। कौन सा गांव था? बगदारी गांव, ठीक। क्लियर? कौन सा गांव था? बगदारी। अब बात करते हैं अब बलवंत राय मेहता जी ने कितनी स्त्री पंचायतों की बात की थी? त्रिस्तरीय। कितनी? त्रिस्तरीय पंचायतों की बात की थी, याद रखिएगा। कौन कौन सी थी? जिला स्तर पर जिला परिषद, मंडल स्तर पर पंचायत समिति, तथा ग्राम स्तर पर क्या था? ग्राम पंचायत। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। फिर से देखिए, जिला स्तर पर जिला परिषद, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत समिति और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ठीक। ये बताया था आपको। फिर हमने बताया था 1978 में अशोक मेहता की एक समिति आई थी। उन्होंने पंचायतों का स्तर 2 स्तर से बताया था कि पंचायतों का स्तर कितने प्रकार का होना चाहिए? 2 प्रकार का। तो इन्होंने पंचायत समिति, द्विस्तरीय पंचायत समिति की बात किसने की थी? अशोक मेहता ने। तो त्रिस्तरीय की बात करते हैं तो बलवंत राय मेहता जी, और द्विस्तरीय की अगर बात करते हैं अशोक मेहता जी। क्लियर? अब बात करते हैं पीवी नरसिम्हा राव जी की। उस समय गवर्नमेंट थी। पीवी नरसिम्हा राव ने क्या किया था? 1992 में पीवी नरसिम्हा राव जी ने 1992 में 73वां संविधान संशोधन विधेयक पारित किया था, और 24 अप्रैल 1973 को यह संविधान लागू हुआ, संशोधन लागू हो गया था विधेयक। इसे पंचायत राज दिवस भी 24 अप्रैल को ही मनाते हैं, ठीक। क्या हुआ था? पीवी नरसिम्हा जी की सरकार थी, 1992 में 73वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया और उसको पारित किया गया 24 अप्रैल 1973 को। इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। क्लियर? अब बात करते हैं 73वें संविधान संशोधन को नंबर 1 संवैधानिक दर्जा दिया गया, और संवैधानिक दर्जा दिए जाने में उसमें क्या क्या शामिल किया गया? भाग 9 को शामिल किया गया। किसको? भाग 9 को शामिल किया गया। 11वीं अनुसूची को शामिल किया गया, तथा 243 से लेकर 243 ओ तक, 243 से लेकर 243 ओ तक, तथा 16 अनुच्छेद भी जोड़े गए थे। 16 अनुच्छेद भी जोड़े गए थे, ठीक। अब क्या है? दूसरा है ग्राम सभा में, ग्राम सभा का उल्लेख अनुच्छेद 243 में परिभाषित किया गया। ग्राम सभा का उल्लेख अनुच्छेद 243 में क्या किया गया है? परिभाषित किया गया है। अब इसके आगे देखिए, तीसरा अगला ग्राम सभा हो गई। अब तीसरा देखिए, त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाएं। त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाएं, यहाँ पे हेडिंग है त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाएं, पंचायती राज संस्थाएं, ठीक। त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाएं। अब इसमें क्या था? इन तीनों संस्थाओं में, ठीक, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद की स्थापना जनसंख्या के आधार पर होगी, ठीक। इसमें क्या होता है? त्रिस्तरीय कौन कौन है? लिख लीजिए। पहला हमने लिखा है ग्राम पंचायत, दूसरा लिखिए, दूसरा क्या था?
पहला ग्राम पंचायत हो गया। दूसरा आपका लिखिए पंचायत समिति, पंचायत समिति। तीसरा लिखिए जिला परिषद, तीसरा लिखिए जिला परिषद। ठीक, तीसरी कौन कौन सी थी? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद। अब इसमें क्या था? अब इसमें इन्होंने बताया था कि इन तीनों संस्थाओं की स्थापना जनसंख्या के आधार पर होगी। इन तीनों संस्थाओं की स्थापना किसके आधार पर होगी? जनसंख्या के आधार पर होगी। जनसंख्या के आधार पर स्थापना होगी। ठीक ठीक, किसमें होगी? जनसंख्या के आधार पर स्थापना होगी। क्लियर? और हमने बताया था आपको 243। अब जनसंख्या का निर्धारण कौन करेगा? राज्य विधानमंडल करेगा। ठीक है, जनसंख्या का निर्धारण कौन करेगा? यहाँ देख लीजिए, जनसंख्या का निर्धारण राज्य विधानमंडल करेगा। कौन? राज्य विधानमंडल अनुच्छेद 243C मंडल द्वारा 243C में उल्लेखित है। 243C में क्या है कि जो राज्य की जनसंख्या का निर्धारण है वो राज्य विधानमंडल करेगा अनुच्छेद 243 के आधार पर। ठीक, ये बात हो गई थी। फिर हमने 243B भी बताया था। 243B में यह था कि जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहां मध्य स्तर की स्थापना करना अनिवार्य नहीं होगा, ये बताया था 243B में। तो 243C हमने बता दिया आपको। अब 243D में क्या था? अब 243D की बात करते हैं। 243C में क्या हो गया कि राज्य विधानमंडल जो है राज्य की जनसंख्या का निर्धारण करेगा। ठीक, अब 243D देखिए, 243D इसमें देखिए इंपॉर्टेंट है, इसमें आरक्षण की बात करी जाती है। किसकी? आरक्षण की। देखिए अंदर के हम इसलिए आपको अनुच्छेद बना रहे क्योंकि आजकल जो है एग्जाम में अंदर के ही पूछते हैं, ऊपर वाले नहीं है कोई पूछता। ठीक, तो 243D में आरक्षण का उल्लेख है। किसका? आरक्षण का। इसमें क्या है? 243 के अनुसार SC/ST को राज्य की जनसंख्या के आधार पर अध्यक्ष तथा सदस्यों में आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, क्या है आरक्षण? किसका होगा? SC और ST को अध्यक्ष ऑब्लिक सदस्यों में आरक्षण दिया जाएगा। ठीक, आरक्षण दिया जाएगा। ठीक, 243 में क्या? आरक्षण SC ST को अध्यक्ष तथा सदस्यों में दिया जाएगा। ठीक, ये हो गया था। अब 243D में यही बताया गया था कि कुल स्थानों के 1/3 महिलाएं होंगी। इसी में क्या था? 243D में कुल स्थानों के 1/3 में 1/3 किसका होगा? महिलाओं का होगा। 1/3 किसका होगा? महिलाओं का। क्लियर? 1/3 किसका होगा? महिलाओं का। ये 247D में ही इसका उल्लेख दे रखा था। ठीक, और नोट करके ये भी इसमें बताया गया था कि राज्य विधानमंडल क्या बताया गया था कि राज्य विधानमंडल पर होगा ओबीसी आरक्षण की जिम्मेदारी। ठीक है, इसी में बताया गया था ओबीसी आरक्षण की जिम्मेदारी, ओबीसी आरक्षण की जिम्मेदारी 243D के अनुसार किसकी होगी? राज्य विधानमंडल की। किसकी होगी? राज्य विधानमंडल की होगी। किसकी होगी? राज्य विधानमंडल की होगी। 243 में क्या बता रखा था? पहले डी में ये बताया कि SC तथा ST को अध्यक्ष और सदस्यों में आरक्षण दिया जाएगा। कुल स्थानों में 1/3 क्या होंगी? महिलाएं होंगी। ओबीसी आरक्षण की जिम्मेदारी राज्य विधानमंडल की होगी, ये भी बताया गया था 243D में। किसमें बताया गया? 243D में। अब अगला देखिए, अब इसमें अगर देखते हैं कार्यकाल की बात करते हैं। ठीक है, कार्यकाल तो आपको पता ही है 5 वर्ष का होगा। ठीक, अब 243E में कार्यकाल की बात की गई है। किसकी? पंचायतों का कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष। कितना होगा? 5 वर्ष 243E में।
याद रखिए 243 में क्या होगा, कार्यकाल होगा। 5 वर्ष की अवधि इन संस्थाओं की प्रथम बैठक से गिनी जाती है। ठीक, अब बात करते हैं अयोग्यता की। ठीक, अब किसकी बात करते हैं, अयोग्यता की। 243 में 243 में अयोग्यता की, किसकी बात कर रहे हैं, अयोग्यता की। 243 में अयोग्यता की बात की जाएगी। इसमें क्या था, 243 में यह स्पष्ट है कि उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु, अयोग्यता भी है और इसमें न्यूनतम आयु 21 वर्ष, न्यूनतम आयु की बात कितनी की गई है, 21 वर्ष। कितनी की गई, 21 वर्ष। तो पूछ लिए गए 243 में अयोग्यता और न्यूनतम आयु 21 वर्ष। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद अगर बात करते हैं कि पंचायत समिति में पंचायतों के उत्तरदायित्व एवं शक्तियां 243 में है। ठीक है, 243 में क्या है, अरे जी में पंचायतों के उत्तरदायित्व, पंचायतों के उत्तरदायित्व एवं शक्तियां 243 ठीक, 243 में क्या है, पंचायतों के उत्तरदायित्व क्या होंगे और उनकी शक्तियां, उनकी पावर्स क्या होंगी, इसका उल्लेख 243 में दे रखा है। ठीक, ये हो गया आपका। अब बात करें 243 हो गया, इसमें 29 कार्यों का उल्लेख है। ठीक है, इसी में 11वीं अनुसूची में उल्लेख है, 11वीं अनुसूची में उल्लेखित 29 विषयों का या कार्यों का उल्लेख है, विषयों आबलिक कार्यों का उल्लेख है। ठीक, तो 47 में क्या है, इसमें ही जो 11वीं सूची में जो किसी संबंधित ग्राम पंचायतों से 11 से ग्राम पंचायत और उसमें 29 विषय हैं, उसमें 29 विषयों का भी उल्लेख 243 में दे रखा है। ठीक, ये हो गया। राज्य वित्त आयोग का गठन किसमें होगा, हाँ जी हो गया। अब 243 देख लीजिए, इसमें 243 इसमें क्या है, इसमें कर लगाने की शक्ति है। ठीक है, क्या है, कर लगाने की शक्ति, कर लगाने की शक्ति का भी उल्लेख है। ठीक, कर लगाने की शक्ति का भी उल्लेख है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने आपको ये बताया कि राज्य सूची, इसे तीसरी या जिला सरकार भी कहा जाता है। लॉर्ड रिपन ने 1882 में स्थानीय सुशासन पर एक प्रस्ताव रखा था, उसे मैग्ना कार्टा कहा जाता था और स्थानीय सुशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता था। और इसका काम क्या था, स्थानीय सुशासन का, स्थानीय समस्याओं का समाधान, समुचित उपयोग, नेतृत्व का विकास, ये बताया था। पंडित नेहरू ने पंचायती लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला बताया था। गांधी जी ने कहा था अगर भारत को आत्मनिर्भर बनाना है तो गांव को पहले आत्मनिर्भर बनाइए। 1940 में ग्राम पंचायतों का जो गठन है उसका प्रावधान है। राज्य विधानमंडल करेगा जनसंख्या के आधार पर। के.एम. मुंशी के द्वारा 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई। 1953 में राष्ट्रीय विस्तार योजना की शुरुआत हुई। बलवंत राय मेहता ने 3 स्तरीय पंचायतों का बात की थी। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जनपद से बगदरी गांव से शुरू किया गया था। कौन सा, पंडित नेहरू द्वारा पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना हुई थी। इस प्रकार से हमने आपको बताया 243 ए, बी, सी और डी में बताया SC ST को अध्यक्ष बनाया जाएगा, महिलाओं को कोटे 3 होगा और OBC को आरक्षण जिम्मेदारी देने की राज्य विधानमंडल की होगी, ये बताया था। 243 ई में कार्यकाल 5 वर्ष बताया और 243 एफ में अयोग्यता या न्यूनतम आयु 21 वर्ष होगी जो पंचायत का अगर कोई चुनाव लड़ता है। 243 जी में पंचायतों को उत्तरदायित्व एवं शक्तियां, इसमें 11 अनुसूची में वर्णित 29 विषयों का भी उल्लेख 243 जी में है और 243 एच में कर लगाने की शक्ति का भी प्रावधान दे रखा है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने आपको स्थानीय सुशासन बताया और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बचे हुए हैं, और हम कल चर्चा करते हैं एक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।